हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी सीडीपी की मैराथन, जिसके अंदर हम जीन पियाजे, कोलबर्ग और जो जितने भी सारे वाइगोत्स्की, जितने भी सारे ब्रोनफेनर, जितने भी सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है रिलेटेड टू मनोविज्ञान या साइकोलॉजी या फिर सीडीपी यानी चाइल्डहुड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को शेयर एंड लाइक शेयर कर दीजिए, इसलिए बने रहिए क्लास के साथ। तो जब भी हम बात करते हैं, हमारा स्टार्टिंग करते हैं हम जीन पियाजे कि देखो सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जीन पियाजे एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी थ्योरी ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसा टीचिंग का पेपर नहीं है जिसमें जीन पियाजे ना पूछे गए हों। मतलब मेनली जीन पियाजे, कोलबर्ग और आपका वाइगोत्स्की, ये तो मेन तीनों ज़रूर आते हैं। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे, मतलब सीडीपी का लेवल बहुत बड़ा है, साइकोलॉजी सीडीपी है उसका लेवल बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उससे हो सके तो आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं अपने लर्निंग में, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो भी हम सीख रहे हैं उसको ज़्यादा मेमोराइज कर पाते हैं, ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में, तो इनका ये कहना है कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके साथ साथ सृजनात्मकता यानी ये एक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर जोर देते हैं। इनका एज के अकॉर्डिंग इनने अपने विकास या अपने जो भी थ्योरी है उसको बांटा है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी इसको बोला जाता है, इसको मानसिक या बौद्धिक विकास भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो भी यहाँ पर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया है, जिसको बौद्धिक विकास भी बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें कि जो एक मतलब इनको जीन पियाजे को फादर ऑफ बाल मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता बताया कि बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक और एक्टिव है। ठीक है, वो मतलब निर्माता का मतलब क्या है कि वो कुछ भी निर्माण या कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बच्चा एक नन्हा क्रिएटर है देखा जाए तो। उसके साथ साथ एक्टिव जो भी हमारे क्रिएटर है, उसके साथ साथ वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, वो खुद बिल्डअप करता है किसको, नॉलेज को। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट है, ये हमने पढ़ा। उसके साथ साथ जो भी स्कीमा, अब इन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बता रखी हैं कि इन्होंने स्कीमा अपना स्ट्रक्चर दिया है, ये मेंटल स्ट्रक्चर होता है स्कीमा। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी आपकी जो नॉलेज है ना, चाहे वो आपकी नई नॉलेज हो चाहे आपकी पुरानी नॉलेज हो, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, मतलब ये एक दिमाग का एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर जो भी आपकी पुरानी आपकी नई नॉलेज है वो स्टोर रहेगी, उसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चे एक्टिविटी के द्वारा अपने संज्ञान को जारी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चा कभी भी बोर होगा ही नहीं खुद से, कहीं ना कहीं। ठीक है, ये मानते हैं कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। पियाजे रचनावादी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल्स कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो भी उग्र रचनावादी माने जाते हैं। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा हमेशा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या बात है इसमें, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, जो 14 साल या 15 साल तक की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। मतलब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चा कभी भी ब्लैंक माइंडेड नहीं होता। ठीक है, बच्चा कहीं ना कहीं अपने साथ अपना एक मेंटल डेवलपमेंट लेकर आया है कहीं ना कहीं, और 14-15 एज में उसका सारा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की 4 स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सामूहिकरण, सामूहिक एकालाप के बारे में भी इन्होंने बात करी है, जो 3 से 5 वर्ष के ग्रुप के बच्चों में देखी जाती है। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे अगर मैं बात बताऊं आपको कि जो भी विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन पियाजे बोलते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि पियाजे ने जो टुकड़ों में इसको चरणों में विभाजित कर दिया है, किसको टुकड़ों में बांट दिया है, किसको, अपने विकास के, बच्चे के विकास को। इसलिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक असतत प्रक्रिया है किसकी, विकास की। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिखे कि विकास क्या है तो आप तो कॉन्टिन्यूस पे टिक करोगे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ पर जीन पियाजे दिखे तो आप इसको करेक्ट करना, आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, असतत प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू पियाजे। 4 एलिमेंट दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज नहीं है, 4 एलिमेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, कारक के आयाम हैं, जैसे कि परिपक्वता यानी मेचोरिटी, सेकंड अभी एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एक्टिविटी जिज्ञासापूर्ण एक्टिविटी करेगा बच्चा, सोशल इंटरेक्शन
ठीक है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने थ्योरी में ऐड करा है कि भाई सामाजिक अंतःक्रिया, कि बच्चा कुछ चीज़ें समाज से अडॉप्ट करता है, समाज के साथ सीखता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट संतुलन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ संतुलन, जो इम्पोर्टेंट है हमेशा। संतुलन की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है आपका अनुकूलन, दूसरा है आपका संगठन। ठीक है, संगठन में ज़्यादा कुछ नहीं है कि संगठन में क्या करोगे कि हाँ बच्चा वर्गीकरण करेगा, चीज़ों को संभालेगा, चीज़ों को वर्गीकरण से रखेगा। ठीक है, लेकिन अनुकूलन इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन के दो पार्ट है, आत्मसात एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन कि देखिए जब भी हम बात करते हैं आत्मसात, अब देखो ट्रिक अगर हम बात करें आत्मसात, आत्म का मतलब क्या है कि ऐड कर लेना, अपने स्कीमा के अंदर कोई भी नई चीज को जोड़ना। ठीक है, कोई भी नई चीज को जोड़ना, ऐड करना। और समायोजन, अब जो भी आपने ऐड करी ना चीज, वो क्या होगी, एडजस्ट होगी। ऑफ कोर्स आप अगर कोई नई चीज को अपने स्कीमा, अपने मेंटल स्ट्रक्चर में ऐड करोगे तो समायोजन भी तो होगा, आत्मसात तो हो गया कि हाँ आपने ऐड कर लिया, बच्चे ने ऐड कर लिया कोई चीज, उसके साथ बच्चा क्या करेगा, उस चीज को एडजस्ट करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, मतलब मॉडिफाई करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा, सॉरी, एकदम जो भी उसने नया चीज सीखी है उसको मॉडिफाई करके अपडेट करके बताएगा। ठीक है, जैसे कि बात हम इसको और डिटेल में करते हैं कि बालक को, मतलब एक थोड़ा नोट्स हैं क्या है कि बालक को खोजने दो, करिकुलम बालक के अकॉर्डिंग के एज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ऐसे नहीं कि जो 6 क्लास का बच्चा है उसको आप 7th क्लास पढ़ा रहे हो। ठीक है, जो भी जैसे 8th क्लास का बच्चा है उसको 12th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, ये एनसीएफ आपका बोलता है। अब बात करते हैं अपने अनुकूलन की प्रक्रिया के बारे में। अब यहाँ पे क्या है आपके अनुकूलन, जो भी हमारा क्या थी, क्या देखो पहले क्या होगा, एसिमिलेशन होगी यानी जोड़ना या आत्मसात करना होगा, कोई भी चीज़ ऐड होगी, ध्यान रखिएगा स्कीमा के अंदर। अब ऐड हो गई, अब अगर ठीक है अगर वही चीज सेम है तो क्या होगा, संतुलन होगा। ठीक है, बच्चा समझ लेगा, हाँ संतुलन में रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन कोई नई चीज ऐड हुई है उसके दिमाग में, इसके स्कीमा के अंदर, तो नई चीज ऐड होगी। अब नई चीज ऐड होगी क्या होगी, असंतुलन हो जाएगा, यानी इनबैलेंस चीजें हो जाएंगी। अच्छा, माइंड बोलेगा भाई ये तो मैंने कल कुछ अलग देखा था, आज ये कुछ अलग है। ठीक है, माइंड ये बोलेगा। अब क्या होगा, फिर बच्चा क्या करेगा, समायोजन करेगा यानी अकोमोडेशन करेगा। बच्चा क्या करेगा, जो भी उसने नई चीज सीखी है, जो भी उसने नई चीज सीखी है वो उसको बदलाव करके अपने स्कीमा में ऐड करेगा और अपने स्कीमा को मॉडिफाई और फाइनल प्रोडक्ट निकल के बताएगा कि हाँ ये न्यू स्कीमा में उसकी जो चीजें हैं, सॉरी उसकी स्कीमा में न्यू चीजें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, और थोड़ा डिटेल समझते हैं इसके बारे में कि जो भी हमारा एसिमिलेशन था वो इन्फॉर्मेशन को स्कीमा में ऐड करना दिखाता है, लेकिन एकोमोडेशन क्या दिखाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एडजस्ट, मल्टीप्लाई या फिर मॉडिफाई करना। ठीक है, मतलब और चीज़ों को डिटेल बताना, अपडेट करना। ठीक है, पियाजे के अनुसार 4 हमारी क्या है स्टेजेस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हैं। क्या है आपकी, पहले आपकी अवस्था है सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशीय, सेकंड है आपकी पूर्व सक्रियात्मक, थर्ड है आपकी मूर्त सक्रियात्मक और फोर्थ है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक। ठीक है, एज यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इसके सामने एज लिखे हैं 15 हटा दीजिएगा, अब लिख दीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, अब जब भी हम डिटेलिंग करते हैं एक एक स्टेज को, जब भी हम सेंसरी मोटर की बात करते हैं या फिर संवेदी की, क्या था इसकी हिंदी, संवेदी अवस्था, संवेदी पेशीय की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारी बात आती है कि देखो बच्चा इस टाइम में अपने गत्यात्मक मतलब अपने फिजिकल थोड़ा डोमेन्स की, अपने पूरे इंद्र जो उसके पूरे 5 सेंसेस है उसके द्वारा काम करता है। ठीक है, वो थोड़ा देखेगा, मतलब जो पूरी उसकी संवेदी गामक है ना, जो उसकी मोटर स्किल्स हैं उससे वो लेता है सारा काम, अपने सेंसेस को दिखाता है। संवेदी पेशीय अवस्था इसे बोलते हैं, ये जन्म से 2 साल की एज में होती है। और यहाँ पे क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि को बच्चे के अंदर इस एज में एक ही वस्तु को बच्चा बार बार मतलब अपने दिमाग में पिक्चर बना लेगा एक ही वस्तु की, और वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी। ठीक है, कुछ टाइम तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, विलंबित अनुकरण, इसका मतलब होता है कि बच्चा कॉपी करेगा, नकल करेगा। ठीक है, जो सामने देखेगा उसको नकल करेगा, वही चीज। नेक्स्ट हमारा क्या है,
गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, इसमें क्या करता है कि बच्चे जैसे बच्चे घुटने चलते चलते के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचना। जैसे उसको ना कुछ लगेगा कि भाई मुझको ये चाहिए, जैसे छोटे बच्चे को आपने पेन दिखाया तो वो क्या करेगा इस एज में ना, पेन के पीछे भागेगा कि उसको अब उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, वो मुझे पेन चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेज है। नेक्स्ट हमारी क्या है, बच्चे की इंद्रियां ही उसके शिक्षक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेंसेस आर टीचर्स इस एज में। उसके 5 सेंसेस हैं जो देखेगा, सुनेगा, एक्ट करेगा, छुएगा, उसके ही उसके टीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। ध्यान रखिएगा, मेंटल थोड़ा उसका नहीं बना है, लेकिन वो हाथ और आंखों से सोचेगा कहीं ना कहीं, और अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। ठीक है, उसके आईज, उसके ईयर, जो सुनेगा जो देखेगा वही वो बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग में स्कीमा बनाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड हमारी स्टेज आती है क्या, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। यहाँ पे लॉजिक नहीं आया बच्चे के अंदर। ठीक है, बच्चे के अंदर अभी भी लॉजिक नहीं है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले होता है, प्री का मतलब पहले। ठीक है, सक्रियात्मक मतलब थर्ड अवस्था की पहले वाली अवस्था हमारी क्या होगी, पूर्व सक्रियात्मक आ जाएगी। यहाँ पे लैक ऑफ लॉजिक यानी तर्क शक्ति में कमी होती है, बच्चा नहीं समझेगा। अब देखो, जैसे बॉल भी गोला है, ठीक है, और मून भी गोला है, तो बच्चे को नहीं पता कि ये मून है या फिर ये बॉल है। उसको लगेगा भाई दोनों गोल है, तो वो कभी बॉल को मून बोल सकता है या मून को बॉल भी बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी समझ नहीं है, उसको समझ नहीं पता कि भाई बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ भी बन सकता है, उसको नहीं पता। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं आया है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारा क्या, एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब है निर्जीव सजीव समझ लेना, यानी जो भी बच्चा है निर्जीव को भी वो सजीव समझते हैं कि हाँ इस टॉय के अंदर जान है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे मेरी एक रिलेटिव है, उसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसे वो सोचता है वैसे पूरी दुनिया सोचती है। हालांकि बच्चा छोटा है, ठीक है, वो टीनेजर भी नहीं हुआ, लेकिन उसको लगता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं जैसे मैंने बोलूँ मैंने वैसे ही सब लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी हमारे ABCD का ज्ञान यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसको नहीं पता, मतलब बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये जो हमारा डायग्राम है, अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे पानी कहीं ना कहीं बराबर ही आएगा, लेकिन उसको लगेगा कि भाई पानी तो इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसमें कम पानी आएगा, लेकिन पानी तो बराबर ही आएगा। पर उसको ये बात नहीं पता है। ठीक है, उसको नहीं पता है कि इक्वल क्या चीज होती है, उसको नहीं पता अगर उस चीज को छोटे में डाल दिया, उसी पानी को बड़े बर्तन में डाल दिया, तो उसको लगे कि भाई पानी उसमें ज्यादा है, लेकिन पानी तो इक्वल है, तो उसको इस चीज का भी लॉजिक नहीं है। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट ये है कि वो केंद्रीकरण यानी एक ही वस्तु को फोकस करता है, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेज हमारी आती है क्या, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की एज में यहाँ पे लॉजिक हमारे बच्चे में आ गया है। ठीक है, जो वो देखता है वैसा ही सोचता है। ठीक है, मूर्त यानी मूर्त का मतलब भी क्या होता है, आपका जो भी आप लॉजिक स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आपके सामने नहीं है ना, लेकिन उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्या है, आपका वस्तु का वर्गीकरण उसको पता है, क्लासिफिकेशन वो करना सीख चुका है, शेप साइज कलर के बारे में कि अच्छा ये साइज ये है, ये साइज ये है, उसको पता है। वस्तुओं का संरक्षण भी उसको आ गया है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी भी उसको आ गई है, उसको पता है कि रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आपका जैसे बच्चा स्कूल गया, अब स्कूल तो चला गया, लेकिन अभी तो जाकर उसका घर का रास्ता उसको पता होगा कि हाँ भाई मेरे को रिवर्स होना है, मेरे को रिटर्न होना है इधर से, तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, स्थानिक तर्क उसको आ चुकी है, बच्चे को दिशा का अंदाजा हो गया है, उसको घर का पता चल गया है अपना कि हाँ भाई मैं यहाँ से घर आया था, मुझे यहाँ ही जाना है। डायरेक्शन का भी पता चल गया, विकेंद्रीकरण पता चल गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, जो भी क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन सीरिएशन उसको पता चल गया है कि ये सब चीज़ें हैं, वर्गीकरण यहाँ पे उसे करना है, कितने घटना है कितना बढ़ना है। अगर बर्तन में चौड़े बर्तन में पानी डाला पतले बर्तन में, तो उसको पता है कि पानी इक्वली ही है। ठीक है, यहाँ पे उसको क्यों लॉजिक आ गई है। लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल, हमारी क्या है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक्स जो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में बोल सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल भेदभाव। अब भेदभाव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एक टॉपिक है। ठीक है, अमूर्त चिंतन है कि अब जैसे भेदभाव कुछ चीज़ तो नहीं है ना भेदभाव, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। भेदभाव तो एक आपका टर्म है, एक आपकी स्थिति है। ठीक है, कि देखो भेदभाव होता है चाहे वो
जेंडर बेस पर हो, चाहे वो कास्ट बेस पर हो, तो अगर उस बच्चे को पता होगा ना, तो अब इस स्टेज में क्या है कि बच्चे के सामने कुछ चीज़ भी नहीं है ना, लेकिन उसके बारे में वो कॉन्सेप्ट बनाएगा, लॉजिक बनाएगा। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट चिंतन या अमूर्त चिंतन बोलते हैं। उसके बाद क्या है? परिकल्पना निगमनात्मक। परिकल्पना का मतलब होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ सोच रहा है, और निगमन का मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग बच्चा सामान्य से विशिष्ट जा रहा है, कि भाई रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है, ठीक है, सामान्य से सरल से जटिल जा रहा है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है बच्चा? अपने परिकल्पना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बना रहा है बातों को, ठीक है, मतलब अब अच्छी भी नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? निगमात्मक चिंतन का मतलब वही है कि हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। बच्चा ऐसे सोचता है, बच्चा अगर उसको संज्ञा अगर याद करनी है तो वो पहले परिभाषा देखेगा, फिर एग्जाम्पल देखेगा, ठीक है, सरल से विशिष्ट जाता है। उसके बाद है हमारे आ जाते हैं लेव वाइगोस्की। अब लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ पर सोशल कल्चर अप्रोच है इनकी। जो लेव वाइगोस्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और ये उनका सामाजिक एक रचनावादी थे, ठीक है। और जो भी लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग उन्होंने संस्कृति और कल्चर पे ज़्यादा फोकस करा है। उनके अकॉर्डिंग बच्चा है ना, जो अपने समाज में रहकर काफ़ी चीज़ सीखेगा, ठीक है, अर्थ बनाएगा, लॉजिकल सोशल लर्निंग करेगा, डेवलपमेंट करेगा अपने समाज में रहकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक सृजनात्मक वाद के जनक माने जाते हैं। बच्चे द्वारा ज्ञान का सर्जन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, ठीक है। अब वाइगोस्की बोलते हैं कि वे बच्चे को समाज में रखो तो बच्चा ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ज़्यादा डेवलप करेगा। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। ग्रुप लर्निंग ये हमेशा फोकस करते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक अंतक्रिया करता है बच्चा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन करता है, सोशल से इंटरेक्शन करता है, काफ़ी ज़्यादा सीखता है। और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग विकास एक सतत प्रक्रिया है। अभी ऊपर वाले में हमने क्या देखा था कि हमारे जीन पियाजे बोलते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की बोलते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसके साथ साथ विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगेन सोशल क्या है? डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है, क्योंकि सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर करता है, और इसी सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चे को समाज में रहने दो और बच्चा फिर अपने दिमाग का विकास कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे थे हम। अब प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, यानी अब देखते हैं कि बच्चा कैसे क्या करेगा, मतलब कैसे समाज में रहकर कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा। 3 चीज़ें हमेशा, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, इन्होंने तीनों पे ही अपना फोकस दिया है, समाज, संस्कृति और भाषा पर, ठीक है। और इन तीनों से ही बच्चा बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है अपने खुद का। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतक्रिया से ही होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र, यानी भाषा को इन्होंने टूल माना है। किसने? वाइगोस्की ने, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन कर पाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज अ टूल अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। अब यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगेन सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इन्होंने कुछ और टर्म्स दिया है, जैसे कि आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है, ठीक है, एक एक आराम से करके समझते हैं। देखो, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, कि जहाँ तक आपका विकास हो सकता है, ठीक है, ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र, इसको ZPD बोलते हैं। उसके साथ क्या है कि यहाँ तक पहुँचने में ना आपको क्या करना पड़ेगा? अस्थायी मदद चाहिए, आपको टेम्पररी हेल्प चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसको साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन उसको अपने ZPD यानी साइकिल चलाने वाले एरिया तक तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कोई टेम्पररी हेल्प, यानी उसके फादर या उसके मदर कोई उसको हेल्प दे देंगे, उसको धक्का दे देंगे, थोड़ा उसको आराम से बैलेंस करना सिखा देंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ टेम्परेरी। ये नहीं कि उसके साथ ही उसको हमेशा के लिए, मतलब हमेशा चलाते रहेंगे, उसकी मदद करेंगे, नहीं। उसके बाद जब उसको हैंडल वैंडल पकड़ने आ गए हों तो वो बच्चा खुद साइकिल सीख जाएगा और अपने ZPD को मतलब गोल कर लेगा, ठीक है। तो अस्थायी मदद होती है, जिसको मतलब बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प अगर मैं बोलूँ कि देखो, टेम्परेरी हेल्प एक हमारा इसको मचान भी बोलते हैं, जिसको स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, इसको मचान भी बोलते हैं, मचान,
ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और हिंदी में ढांचा बोलते हैं। ठीक है, तो ढांचा, ये स्कैफोल्डिंग या फिर मचान का मतलब है एक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। अब जो ये मदद दी जा रही है, इसको देने वाला क्या कहलाता है, यानी एक व्यक्ति, एक पर्सन। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO, कि वो जैसे बच्चा था, बच्चा नहीं जानता नहीं कि साइकिल कैसे चलेगी, लेकिन उसके फादर जानते हैं। ठीक है, तो उसके अब ये नहीं कि हमेशा बच्चे से बड़े ही मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, नहीं। जैसे मैं बात करूं तो मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जो भी चीजें हैं बच्चे भी बहुत, क्योंकि भाई कुछ चीजों में तो बच्चे भी मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल पर्सन, ये कोई भी अदर, कोई भी हो सकता है, बड़ा या छोटा, ऐसा नहीं होगा कि वो बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, जो भी हमसे ज्यादा, हमारी फील्ड से ज्यादा जानता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर एक पर्सन है, लेकिन स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हम आम भाषा में हिंट, पाण या फिर क्लू भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई अस्थायी टेम्परेरी मदद दे देना। उसके बाद हमारा क्या है, भाषा के 3 रूप, इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी है। भाषा के 3 रूप है टूल के अंदर। पहली हमारी भाषा का रूप है सोशल स्पीच, जिसके अंदर बच्चा सामाजिक वाक बोलता है। 2 की एज में बच्चा क्या करता है कि एग्जाम्पल, दुनिया का मतलब होता है अपनी फैमिली से बात करेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड से बात करेगा, ये सब चीजें करेगा। वो सराउंडिंग जो भी चीजें हैं उसके पास, उससे बात करेगा। प्राइवेट स्पीच का मतलब है निजवाक, ये 3 साल के आगे होती है। इसके अंदर बच्चा बोल बोल के बात करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, बच्चे को पजल सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चे बोलेगा, अच्छा ये टुकड़ा किधर गया है, ये टुकड़ा यहाँ पर हो तुम टुकड़े। ठीक है, या फिर अपने टॉय से बात करेगा बोल बोल कर, मतलब खुद को मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं बच्चा। और साइलेंट स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा मौन आंतरिक वाक, कि बच्चा 7 से आगे की उम्र में बच्चा मन में बात करेगा। मतलब बच्चा अगर फ्रस्ट्रेटेड हो या गुस्सा हो तो मन में वो गाली भी दे सकता है। ठीक है, ये मन में वो अच्छा भी बोल सकता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारी बात क्या है कि और इम्पोर्टेंट टर्म्स है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD बोलते हैं। ये बच्चे के किसी की मदद एक दायरे में होती है। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड है ये मदद। ये नहीं कि आप, अगर मैंने बोला कि जैसे मैं एज अ टीचर, मैं बच्चे को कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको हिंट दे रही हूँ, बच्चा ये वाला ये चीज वर्ड याद है तो ये है आपका, लेकिन ये नहीं कि मैंने उसको आंसर बता दिया, ऐसे नहीं हो सकता। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प है। ठीक है, प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, जिसको क्षणिक मदद भी बोलते हैं। बहुत बहुत कम टाइम के लिए कुछ मदद दे देना। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। चलो अब बात करते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है अगेन, इन्होंने मॉरल वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कोलबर्ग के बारे में, तो देखो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, तो और यहाँ पर इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी बोलते हैं। कि देखो ये जो भी इन्होंने कुछ लोग लिए थे, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो सिर्फ मेल लोग लिए थे, पुरुष लिया था। तो इस विचार पर, इस बात पर इनकी आलोचना या इनको क्रिटिसाइज करते हैं लोग। कि जैसे क्रिटिसाइज किसने करा, इनके ही एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम था गिलीगल। इन्होंने बोला कि देखो ये जो फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बैठती ये चीज़ जो है, ये इनकी थ्योरी है, नारीवादी नैतिकता पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर, या जेंडर वाइज थ्योरी है तो सिर्फ पुरुषों की नैतिकता पर ध्यान देती है। ठीक है, इनका एक ये थी, तो अगर आए आपके पास तो आप ये कर लीजिएगा, गिलीगल आंसर आएगा, जिन्होंने क्रिटिसाइज करा किसका, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को। उसके बाद इनके नैतिक सिद्धांत के अंदर सही व गलत की पहचान को ही ये बोलते हैं कि भाई नैतिकता कहलाती है। जैसे नैतिक तर्क यानी मोरल डिसीजन क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकी स्टोरी है एक पूरी, कि जैसे एक हाइंस होता है, एक पर्सन का नाम ले लिया इन्होंने, हाइंस डिलीमा बोलते हैं। डिलीमा का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, दुविधा मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि भाई दोनों चीज़ें करना गलत है, दोनों चीज़ें करना सही है। फॉर द एग्जाम्पल, हाइंस की वाइफ बीमार पड़ गई थी और उसके पास कोई भी तरीका नहीं था उस अपनी वाइफ को बचाने का। उसके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि वो हॉस्पिटल से आकर चोरी कर ले या फिर बैंक लूट ले, ताकि पैसे इकट्ठा हो जाए उसके पास, ये दवाई चुरा ले, या फिर वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को मरने दे। तो अकॉर्डिंग टू यू आप लोग बताइए कि वो क्या करेगा। तो देखा जाए तो उसने चोरी ही करना सही लिखा, चाहे वो दवाई की चोरी हो चाहे वो पैसों की चोरी हो, ताकि एक इंसान की जान बच जाए। उस मतलब कहते हैं नहीं कि अगर आप 100 झूठ बोलोगे, अगर उस झूठ से भी किसी का भला होता है तो वो झूठ बोलना सही है। तो यहाँ पे कुछ ये बोलते हैं कि इन्होंने कुछ डिलेमा दिए हैं। ठीक है, इनकी
मोरल रीजनिंग ही वही है कि अगर आप थिंकिंग है अपनी अपने मोरल डिसीजन से अगर आप उस मोरल रीजनिंग पर आओगे तो आप दुविधा से हट सकते हो, सिचुएशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नैतिक तर्क यानी दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए कोई तर्क शक्ति का उपयोग करना ही नैतिक तर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब आप उस टाइम में आप क्या करोगे, उस चीज में आप क्या करोगे, तो यही उनका थ्योरी बताती है। कोलबर्ग का नैतिक विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से थोड़ा सा इंस्पायर हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद ये बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास के मुख्य स्तर होते हैं, यानी कुछ लेवल से होकर गुजरता है नैतिक विकास, और ये इनके जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम पहले लेवल की बात करें, 3 लेवल इंपॉर्टेंट है और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। तो पहला है हमारा क्या, पूर्व परंपरागत, जिसके अंदर पहला स्टेज हमारा 4 से 10 मतलब इसके 4 से 10 साल ये होता है, और ये 2 चरणों में विभाजित हो रखा है। 2 चरण कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे हमारा क्या है, पहला हमारा था पूर्व परंपरागत स्तर, इसके अंदर पहला है दंड व आज्ञाकारिता उपमुक्ता, यानी जो बच्चा है ना वो क्या करेगा, दंड या रिवॉर्ड, जैसे आपको रिवॉर्ड हो गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर उसके पेरेंट्स उसको दंड देते हैं इस काम के लिए तो वो काम नहीं करेगा, और अगर उसी काम के लिए किसी की, जैसे कविता सुनाई बच्चे ने, पोएम सुनाई, तो उसको तालियां बज गई या टॉफी मिल गई, तो वो क्या करेगा, उसी काम को दोबारा करेगा। तो वो करेगा कि वो समझेगा कि अच्छा ये काम करने से तो मुझे मार पड़ेगी, ये काम करने से तो मेरे को अच्छा मुझे टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, तो वो बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। नेक्स्ट स्टेज में, फर्स्ट ही स्टेज के अंदर हमारी सेकंड चीज आती है क्या, कि बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत आदान प्रदान करता है, यानी यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, यानी बच्चा बार्टर सिस्टम करेगा। बच्चा अपना फायदा देखेगा कि अगर जैसे मैंने बच्चे से बोला, बच्चे मुझे कुछ टॉफी ले आओ, तो बच्चा बोलेगा टॉफी तो मैं ला दूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मतलब वो बदले में कुछ मांगेगा। ठीक है, कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ दो। नेक्स्ट हमारी क्या है, परंपरागत स्टेज स्तर लेवल, इसके अंदर बच्चा क्या करते हैं, अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, यानी पेरेंट्स के सामने जो भी बच्चे होते हैं, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या करेंगे, अच्छा दिखाएंगे खुद को, चाहे वो हो कैसे भी, लेकिन पेरेंट्स के सामने अच्छा दिखाएंगे, वेल मैनेज दिखाएंगे, एकदम एकदम काम दिखाएंगे कि हाँ मैं अच्छा लड़की और लड़का हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको ये भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़े हिंदी में, इंग्लिश ही सही है तो वही देखिएगा। नेक्स्ट हमारी क्या है, सेकेंड इसकी स्टेज आती है कानून तथा सामाजिक क्रम। इसका मतलब है कि बच्चा जो है क्या, वो अपने उसके लॉ एंड सोशल ऑर्डर ही उसको मैंडेटरी करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग बच्चे ऐसी स्टेज में है कि समाज में जो भी लॉ बन गए हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, मतलब उनको वो ब्रेक नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग लॉ को पालन करना, उसको फॉलो करना ही उसका मेन मोटिव रहेगा। उत्तर परंपरागत स्तर की बात करें, इसका पहली स्टेज आती है हमारी, मतलब 1 2 3 4 5th स्टेज आती है हमारी सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत आधार, यानी जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो भी हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, देखो अब देखो इंडिविजुअल राइट भी होते हैं, जैसे कुछ लॉ कुछ बेकार भी हो सकते हैं। अब उस लॉ जो हमारे जो बेकार लॉ हैं इस एरिया में आकर क्या होगा, वो लॉ हम ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, कि सामाजिक अनुबंधन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आकर हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों को भी हम उठा सकते हैं, तो हम उस लॉ में चेंजेस भी कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेड, यानी सार्वभौम सिद्धांत अभिन्यास, एग्जाम्पल गांधी जी, कि जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो सबके लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, जो सबके लिए, आज़ादी सबके लिए चाहिए थी, सिर्फ गांधी जी को आज़ादी नहीं चाहिए थी, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आज़ादी नहीं चाहिए थी, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए थी, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो जो वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, मोटिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक साइकिल ऑफ मोटिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है कि नीड मतलब आवश्यकता होगी किसी चीज़ की। ठीक है, मोटिवेशन कैसे आएगा कि नीड से भी आता है मोटिवेशन, वैसे मोटिवेशन अंदर से आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंतरिक मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा वही बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मोटिवेशन आया, अब मोटिवेशन मतलब नीड आया, सॉरी मतलब ज़रूरत आई किसी चीज़ की, अब ज़रूरत आएगी तो ड्राइव मतलब प्रदोड़, यानी विल पावर जगेगी कि हाँ मुझे ये करना है। विल पावर जगेगी तो क्या होगा, उत्तेजना जगेगी,
मन में या दिल में क्या होगा, मतलब बॉडी में क्या होगा कि भाई मुझे तो ये करना है, आग जगेगी। ठीक है, आग जगेगी तो क्या करोगे, आप खुद को इंस्ट्रक्शन दोगे कि हाँ मुझे ये करना है, सिलेबस पूरा देखना है, PYQ लगाने हैं, एकदम वो करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, फिर आप कर लोगे, अचीवमेंट हासिल कर लोगे। लेकिन फिर से कोई दूसरी नीड आ जाएगी आपके पास, यानी उत्तेजना में फिर से अगेन कुछ कमी हो जाएगी, कुछ दूसरी नीड आ जाएगी, तो फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बंद होगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और कभी बंद नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पे बात करें कि मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, ये भी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड होएगी ना तभी कुछ आविष्कार हो पाते हैं। ठीक है, नीड ही नहीं है, जैसे जैसे नीड नहीं थी, नीड थी कि भाई भोजन को पका के खाना शुरू करा तो आग का आविष्कार हो गया। ठीक है, जैसे कि जो जानवर से बचने की आवश्यकता थी तो आग का आविष्कार हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है कि ध्यान रखिएगा, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो हमारे अस्तित्व की ज़रूरत है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। उसके बाद हमारे मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम हायरार्की में एक थ्योरी आती है जो इम्पोर्टेंट होती है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हमारी स्टेज होती है, अब देखो यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, 5 लेवल है और यहाँ पे हर एक लेवल को पार करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट लेवल पर हो तो आप जंप मार के 4 पे आ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको पिछले के 3 लेवल पूरे करने ही होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेवल है मैस्लो की थ्योरी के अंदर, जो नीड की थ्योरी है हायरार्की वाली, उसके अंदर हमारा फर्स्ट लेवल क्या है कि शारीरिक आवश्यकताएं, कि जो भी एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए, जैसे कि साफ हवा, पानी, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, जब इससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो व्यक्ति की आती है सुरक्षात्मक अवस्था, यानी सेफ्टी नीड या सिक्योरिटी नीड, कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको हेल्थ और उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये भी पूरी होने के बाद यहाँ पे जो पर्सन है वो फैमिली बनाता है या फिर रिलेशन बनाता है, लव और बिलोंगिंग, की वो ऐसे उसको एक लगता है कि हाँ मुझको फैमिली के साथ कनेक्शन फील होता है, फ्रेंडशिप वगैरह चीज़ें जो उसको उसको जो एकदम काम करती है, जो उसको प्लेजर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है, ये पूरी होने के बाद व्यक्ति ये चाहता है कि उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, चाहे रिस्पेक्ट हो, सेल्फ स्टीम हो, फ्रीडम हो, ये सब चीज़ें। अब लास्ट स्टेज हमारी आती है आत्मसिद्धि। अब यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग, सारे लोग ये 4 को तो पूरा कर ही लेते हैं लगभग, लेकिन आत्मसिद्धि फॉर एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध, तो यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं कि जो इन चारों चीज़ों को भी सेक्रीफाइस करके एकदम त्याग देना और एकदम खुद की पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर का थ्योरी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी, एक लॉजिकल इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 5 हमारे तत्व दे रखे हैं। पहले समझते हैं कि ये थे कौन। ये हमारे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनके अकॉर्डिंग जो पर्सन है ना, जो व्यक्ति है, वो वातावरण के साथ खुद को अकोमोडेट कर सकता है, यानी खुद को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे इनकी 5 बताया गया है, 5 इनकी पूरी स्टेजेस है। पहले स्टेज हमारी क्या है, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैक्रो सिस्टम के अंदर जो भी तत्काल पर्यावरण आएगा, जैसे बच्चा है, बच्चे के साथ उसकी फैमिली, उसके ग्रुप्स, उसके पीयर ग्रुप्स, उसके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें उसको डेवलपमेंट पे, उसके बच्चे की असर डालती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है मेसो सिस्टम। इसके अंदर आता है कि कनेक्शन, अब किसका कनेक्शन किसका, बच्चे की फैमिली और बच्चे के फ्रेंड्स का कनेक्शन आपस में आता है। थर्ड हमारा आता है अप्रत्यक्ष पर्यावरण, जैसे कि इसमें डिटेल हम देख सकते हैं, डिटेलिंग मैंने कर रखी है इधर। एक तो ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे हम बात करते हैं इस थ्योरी के अंदर इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे डेवलपमेंट को देखा गया है कि संबंध क्या है, बदलाव कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कि पहली स्टेज थी हमारी क्या सी स्टेज थी हमारी मैक्रो सिस्टम। इसके अंदर तत्काल पर्यावरण आप देख सकते हैं कि बच्चे की फैमिली पे, ग्रुप, सिबलिंग्स, इसके फ्रेंड्स हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं। अगर बच्चा इन ये जो
बच्चे के फ्रेंड्स, फैमिली और सिबलिंग्स है, अगर इंकरेजमेंट करेंगे बच्चे को तो बच्चे की आगे की स्टेजेस भी अच्छी रहेगी। ठीक है। सेकंड स्टेज हमारी आती है मेसो सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है, फैमिली का कनेक्शन दिखता है, पीयर ग्रुप या फ्रेंड के साथ, यानी फैमिली और टीचर्स का कनेक्शन दिखता है। ठीक है, बच्चे के पास। उसके बाद हमें थर्ड स्टेज आती है हमारी एक्सो सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जैसे यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्टिव होता है। क्या, जैसे बच्चे की फैमिली है, बच्चे के फादर की इनकम इफेक्ट करती है बच्चे के ऊपर। ठीक है, जैसे स्कूल ऑफ बोर्ड हो गया, सीबीएसई इफेक्ट करेगी बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से क्या करती है, इफेक्ट करती है। फोर्थ हमारा आता है मैक्रो सिस्टम। इसके अंदर सोशल लेवल, कल्चर लेवल पे क्या होता है, बच्चा इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, जैसे कि बच्चे का कल्चर वैल्यूज हो गई, आइडेंटिटी हो गई, टाइम के साथ बदल जाएगा बच्चा। ठीक है, उसकी जो भी एक विरासत हो गई, लॉज हो गए, सोशल लॉज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा खुद को डेवलप करता है। फिफ्थ स्टेज आती है हमारी क्रोनो सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू चेंज, यानी टाइम टू टाइम क्या होता है कि बच्चे के प्रभाव या बच्चे पर प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स का तलाक हो गया, तो ये जो घटना है, कोई घटना है, बच्चे को कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे असर डालेगी और उसकी लाइफ या उसको थोड़ा बदल के रखेगी, इफेक्ट करेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है पावलोव की थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एशियन थे हमारे, जो पावलोव थे वो एशियन पर्सन थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या अपने दे रखा है, एसेस लर्निंग दे रखी है। एस का मतलब होता है उद्दीपन, और उद्दीपन कृत्रिम। दो तरह के उद्दीपन होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है कृत्रिम। जैसे कि अगर खाना आएगा, जैसे खाना किसी के सामने रख दो, तो भाई उसके खाने को देखकर या गोलगप्पे को देख के क्या आएगी, उसकी थोड़ा सलाइवा आ जाएगा उसके मुंह में, तो ये नेचुरल उद्दीपन है। ठीक है, स्टिमुलस हो रहा है लेकिन नेचुरल हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, यानी एक उद्दीपन कृत्रिम कर रहे हैं, जैसे घंटी लगाने वाली। जैसे इनकी थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि जो चूहा था उसको घंटी बजा के उसके मुंह में लार क्यों आई, क्योंकि उसको आदत डल गई। ठीक है, उसको एकदम पूरी आदत हो गई थी इस रिस्पॉन्स की कि हाँ घंटी बजेगी तो उसके मुंह में से लार आएगी, क्योंकि उसको लगता है कि खाना आएगा। तो वो चीजें तो स्टिमुलस दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक कृत्रिम, यानी मैन मेड। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया की बात होती है इसके अंदर। अब थोड़ी बातें कर लें हम किसके बारे में, कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशन किसको मानते हैं, पावलोव को मानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ गया तो लिख लीजिएगा। 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था, कि उन्होंने कुछ जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर कुछ काम करा था। ठीक है, और इन्होंने कुत्ते पर भी प्रयोग कर रखे हैं, अपने कुत्ते के मुंह में कुछ ट्यूब लगाई थी, ठीक है, लार आने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे यही हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, दो तरीके की चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या है कि देखो, रिस्पॉन्स मतलब उद्दीपन यानी स्टिमुलस होता है, फिर रिस्पॉन्स होगा यानी लार आएगी, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तीन कंडीशन की इन्होंने बात करी है। पहली कंडीशन के अंदर हम आते हैं आदत, यानी पहली कंडीशन, जो भी कंडीशन मतलब अनुबंधन यानी आदत। तो पहली कंडीशन है कि बिफोर कंडीशन, कि अभी आदत पड़ी नहीं है, ठीक है, आदत पड़ेगी बाद में। तो बिफोर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्वाभाविक है होना, ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको फूड दिखेगा, जो बहुत प्राकृतिक चीज़ है, कि अगर आपको खाना दिखेगा तो नेचुरल ही अनुबंध है कि जैसे कि क्या होगा, लार आएगी। फूड दिखा आपको तो कुत्ते के जो भी मुंह में थी लार आ गई। ठीक है, ये नॉर्मल है बिफोर कंडीशन। अब क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे मतलब अभी आदत नहीं है इधर। ठीक है, नो रिस्पॉन्स। अभी कोई इसको अगर बेल भी आप बजाओगे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको तो खाना दिखना चाहिए, खाना दिखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी, सलाइवा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर उसको बेल दिखाओगे तो उसको रिस्पॉन्स, उसको कुछ नहीं होगा, उसके मुंह में कुछ लार आएगी नहीं, वो जानता ही नहीं कि बेल होती क्या है, क्योंकि अभी तक आदत या अनुबंधन नहीं हुआ है उसके साथ। अब सेकेंड स्टेज हमारी क्या आती है, ड्यूरिंग कंडीशन। अब ड्यूरिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि क्या कर रहे हैं जो पावलोव है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बेल के साथ फूड, यानी जब भी फूड आया और बेल भी बजेगी। अब यहाँ पे क्या है कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा, वो कुत्ता जान लेता है कि घंटी बजेगी तो खाना आ जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों को लगता है ना कि 2 बजे छुट्टी होती है, स्कूल जाते हैं, स्कूलों के अंदर जैसे बेल बजती है उनको लगता है छुट्टी हो गई है, लंच हो गया। अब अगर
8 बजे भी तुम लंच करवाओगे, बेल बजाओगे, तो भाई बच्चा सोचेगा अरे लंच हो गया, छुट्टी हो गई, लेकिन उसको टाइम लगेगा समझने में कि यार अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, तो ये ऐसी बेल बजाइए। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है? थर्ड कंडीशन हमारी होती है आफ्टर कंडीशन, यानी बेल तो हम बजा रहे हैं और लार आएगी, क्योंकि उसकी आदत अब लग चुकी है, चाहे उसको खाना मिले चाहे ना मिले, उसकी लार आएगी, सलाइवा उसका है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स मिल चुका है, ठीक है। पहले में क्या था कि बेल नहीं थी लेकिन खाना था तो लार आती थी, जो स्वाभाविक है होना। सेकंड में क्या था कि हमने उसको एक आदत डलवा दी कि जब भी बेल बजेगी तब खाना आएगा, ठीक है। अब खाना हमने हटा दिया और बेल बजाई, फिर भी ला रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स तो हो गई ना उसका। अब थोड़े दिनों बाद यानी बहुत टाइम बाद उसको पता चलेगा कि हाँ खाना तो आता ही नहीं, बेल बजती है सिर्फ, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है